हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्लिप। आज आपके लिए एक और डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू लेके आ गया हूँ। और आज जो गाड़ी है मेरे साथ, आप में से कुछ लोग तो समझ गए होंगे, इसूज़ू की ब्रांड नेम आपको आगे दिख रहा है, बट नाम के साथ साथ गाड़ी कौन सी है, तो ये है इसूज़ू की फ्लैगशिप कार इसूज़ू की MU-X। दोस्तों ये एक फुल साइज़ SUV है, 7 सीटर 4x4 लैडर ऑन फ्रेम। इस गाड़ी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, और इस सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो ये कार उस सेगमेंट की है जिसमें कहीं ना कहीं रूल करती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। जी हाँ दोस्तों, फुल साइज़ SUVs इंडिया में बहुत पसंद करी जाती हैं। रोड प्रेजेंस की बात हो, 4x4 कैपेबिलिटीज़ की बात हो, या फिर SUV वाला ट्रेंड हो, हमेशा से चला आ रहा है। और कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करें तो फॉर्च्यूनर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। फोर्ड अब इंडिया से एग्जिट कर गई है, वरना एंडेवर भी इसकी एक कॉम्पिटिटर थी। उसके साथ साथ महिंद्रा की अल्टूरस G4 डिसकंटिन्यू हो चुकी है अब। तो लास्ट एक कॉम्पिटिटर बचता है, जो कि है MG की ग्लॉस्टर। तो कहीं ना कहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG ग्लॉस्टर और इसूज़ू की MU-X तीनों कम्पीट करती हैं इस सेगमेंट के अंदर। तो चलिए आज आपको बताते हैं अपने पिछले 4-5 दिनों का एक्सपीरियंस, जो लगभग 460 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव रिव्यू को अपने टिपिकल वे में। और सबसे पहले आपको बता देते हैं इस गाड़ी के अर्गोनॉमिक्स के बारे में। पूरा इंटीरियर का लुक अगर आप लेना चाहें तो इस टाइम आपके सामने है, खैर वो आपको दूसरे एंगल में दिखा देंगे। तो सबसे पहले स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करते हैं। तो टिपिकल लेफ्ट साइड में मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल रिलेटेड बटन्स। उसके अलावा ड्राइवर डोर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको पावर विंडोज़, लॉक अनलॉक और साथ में विंडो लॉक के बटन्स। यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, ORVM के एडजस्टमेंट और कंट्रोल। ORVM दोस्तों फोल्डिंग फंक्शन के साथ नहीं आते। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन थोड़ा सा हिडन रखा गया है। और यहाँ अगर आपको दिखाऊं दूसरी साइड, तो यहाँ पे आपको रेयर AC वेंट्स का बटन उसी सेम पोजीशन पे हिडन मिलता है, और एक स्टार्ट स्टॉप बटन। ये कुछ चीज़ें दे दी गई हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं सेंटर कंसोल की, तो यहाँ आप देखेंगे टच स्क्रीन सिस्टम के साथ आपको सारे फिजिकल कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर हजार्ड लैम्प का बटन है, और नीचे आपको देखने को मिलता है ऑटो AC का कंट्रोल। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे फ़ोन के लिए जगह दी गई है, बट मेरा OnePlus 10 Pro यहाँ पे फिट नहीं आ रहा है। तो ये आप एक छोटा सा नेगेटिव मान सकते हैं, क्योंकि फ़ोन वगैरह रखने की जगह तो हमें डेफिनेटली चाहिए होती है। यहाँ एक USB सॉकेट, और यहाँ आप लाइटर इंस्टॉल करा सकते हैं। ये आपका टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया गया है, और ये गाड़ी आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलती है, मैनुअल में अवेलेबल नहीं है। ये आपके 4 व्हील ड्राइव के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे दिए गए हैं ट्विन कप होल्डर्स। तो ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो सभी चीज़ें सॉर्टेड हैं। इनिशियली मेरे को ट्रैक्शन कंट्रोल और रेयर AC वेंट्स का बटन जो यहाँ पे प्लेस किया गया है, ये थोड़ा सा ऑड लगा था, बट धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई। ऑलरेडी 4-5 दिन हो गए हैं गाड़ी को चलाते हुए। उसके अलावा कोई ऐसा हाईलाइटिंग चीज़ मेरे को यहाँ पे नहीं लगी जो शायद आपके लिए एक नेगेटिव बन सके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है विजिबिलिटी। तो दोस्तों ग्लास एरिया अगर आप पहले देखेंगे तो एक तो फ्रंट ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। बोनट विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, तो पूरी तरह से बोनट यहाँ पे विजिबल रहता है। और अब आ जाते हैं साइड व्यू की तरफ। तो ये देखिए ORVM एक तो स्क्वायरिश है, और काफ़ी अच्छा व्यू और विजिबिलिटी आपको देता है, चाहे वो राइट साइड का हो चाहे वो लेफ्ट साइड का हो। और IRVM में अगर आप देखेंगे तो पूरे रेयर ग्लास का व्यू आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब एक बार गाड़ी को लेता हूँ हॉल्ट पे, और विजिबिलिटी में जो एक और एस्पेक्ट आ जाता है वो आता है आपका रिवर्स कैमरा। अब दोस्तों जब आप एक इतनी बड़े साइज़ की गाड़ी चलाते हैं तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का कैमरा आपको दिया जाना चाहिए। ये विजिबिलिटी वगैरह तो ठीक ठाक दे देता है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं 360 डिग्री कैमरा आता है कुछ गाड़ियों में। कॉम्पिटिटर्स में अगर देखते हैं वो चीज़ होती तो एक वेलकम चीज़ रहने वाली थी। बाकी ओवरऑल एटलीस्ट व्यू तो ये दे जाता है, बट एक चीज़ आपको बता दूँ, इस गाड़ी के अंदर रेयर पार्किंग सेंसर्स नहीं आते हैं। तो आपको और ज़्यादा कॉशियस रहना है कैमरा पे ध्यान देते हुए, या रिवर्स करते हुए, या पार्क करते हुए। उसके अलावा दोस्तों विजिबिलिटी में ज़्यादातर चीज़ें सॉर्टेड हैं। एक फुल फ्लेजेड फुल साइज़ SUV के हिसाब से यहाँ पे विजिबिलिटी में कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा गया है जो आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े। बाकी दोस्तों यहाँ आप देखेंगे लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं, तो प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स का पालन करा करिए। यहाँ पे भी रॉन्ग साइड आ रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे ट्रैक्टर भी रॉन्ग साइड आ रहा है। तो दोस्तों 2 लेन्स अगर रॉन्ग साइड वाले ले लेंगे तो मेन साइड वाले कहाँ पे जाएंगे और कहाँ चलाएंगे, ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है ड्राइवर्स कंफर्ट। तो दोस्तों
सीट्स की बोल्स्टरिंग, कुशनिंग, लेदर सीट्स दी गई हैं और ओवरऑल यहाँ आप देखेंगे तो ठीक ठाक है। कोई बहुत अच्छी मैं नहीं बोलूँगा बट बुरी भी नहीं है। कंफर्टेबल हैं सीट्स, बट अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मेरे को यहाँ पे लग रहा है। इतने बड़े साइज़ की एसयूवी में मेरे को लगता है कि मेरे को अच्छे साइज़ की सीट्स मिलनी चाहिए थी, एक अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो हेडरेस्ट एडजस्टेबल है और ड्राइविंग पोजीशन की अगर बात करते हैं तो स्टेयरिंग को और सीट्स को आप दोनों को ही एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी ड्राइवर सीट दी गई है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ, वहीं पैसेंजर सीट आती है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ। ओवरऑल आपको अपने टिपिकल ड्राइविंग पोजीशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ड्राइवर्स व्यू की अगर बात करूं तो सिर्फ आपका यहाँ से ए पिलर और ORVM ब्रॉड या बड़ा होने के कारण व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये एक कॉमन चीज़ है ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली आपको इस गाड़ी के अंदर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है। प्लस दोस्तों, इंटीरियर आपको कैसा लगता है 45 लाख रुपए ऑन रोड की गाड़ी के हिसाब से, ये ज़रूर बताइएगा। मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी ज़रूर लग रही है। फीचर्स की अगर बात करता हूँ तो दोस्तों, इस सेगमेंट की गाड़ी में क्या फ़ीचर्स हैं जो शायद नहीं आते हैं कॉम्पिटिटर्स को अगर मैं देखूँ। दोस्तों, फॉर्च्यूनर को छोड़ देते हैं क्योंकि वो रिलायबिलिटी के नाम पे बिकती है, बट MG की ग्लॉस्टर अगर आप देखें तो जो फीचर आप सोच सकते हैं, जिस फीचर का आप नाम लेंगे, ज़्यादातर फीचर्स आपको उस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से भी इस गाड़ी में फीचर्स थोड़े कम हैं, जैसा कि टच स्क्रीन सिस्टम काफ़ी छोटा है यहाँ पे, और छोटा होने के साथ साथ इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा नहीं है, एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, एप्पल कारप्ले नहीं है, USB या CD आजकल काफ़ी कम लोग रह गए हैं जो यूज़ करते हैं। ऑटो AC दिया गया है, बट यहाँ पे कोई सनरूफ नहीं है। ऊपर आप देखेंगे तो सिर्फ लाइट कंट्रोल्स और आपका सनग्लास होल्डर दिया गया है। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है। इतनी बड़ी गाड़ी में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग कुछ लोगों को नेगेटिव लग सकता है, बट ओवरऑल मुझे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की फंक्शनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो फीचर्स के मामले में या प्रीमियमनेस के मामले में ये आपकी गाड़ी थोड़ी सी कम लग सकती है, बट रिलायबिलिटी वाइज ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसूज़ू एक जापानीज़ ब्रांड है जो काफ़ी सारे सालों से सर्व कर रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। चलिए अब आपको बताते हैं फाइनली कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, क्योंकि चलना एक ऐसा एस्पेक्ट है जो सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट बन जाता है कोई भी गाड़ी कंसिडर करने से पहले। अब दोस्तों बात करते हैं इसके मेन ड्राइविंग एस्पेक्ट की, क्योंकि दोस्तों कोई भी गाड़ी हम खरीदते हैं, नो मैटर वो किस सेगमेंट की गाड़ी है, इंजन एक ऐसा रोल प्ले करता है जो शायद कोई और चीज़ कवर ना कर पाए, क्योंकि उस इंजन के साथ आपको हमेशा के लिए जीना पड़ता है। तो दोस्तों, पावर फिगर्स ऑन पेपर तो आपको डेफिनेटली कम लगेंगे। कम क्यों लगेंगे, इस सेगमेंट में और ज़्यादा पावरफुल कार्स भी आती हैं। दोस्तों, इसके पावर फिगर्स बता देता हूँ आपको। तो 163 हॉर्स पावर और साथ में 360 Nm का टॉर्क। ये गाड़ी आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। मैनुअल का भी ऑप्शन एटलीस्ट मेरे हिसाब से दिया जाना चाहिए था। हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है और इस सेगमेंट ऑफ बायर्स में ज़्यादातर ऑटोमेटिक्स की डिमांड आजकल बढ़ गई है और आने वाला टाइम ऑटोमेटिक्स का ही है, बट स्टिल जो मैनुअल लवर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं मैनुअल का ऑप्शन एक ज़्यादा बेहतर बात लग सकती थी। अब पावर फिगर्स बता दिए, टॉर्क कन्वर्टर ये गियरबॉक्स है। उसके अलावा आपको बताता हूँ तो दोस्तों, इसूज़ू की हाईलैंडर और वी क्रॉस में ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, और कहीं ना कहीं इसूज़ू एक ऐसी ब्रांड है जिसे ज़्यादा पिकअप ट्रक्स के लिए ही माना या समझा जाता है। इंडियन मार्केट की अगर स्पेसिफिकली बात करें, ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं कि इसूज़ू की इस तरह की कोई गाड़ी आती है, तो वो एक एस्पेक्ट है। प्लस दोस्तों, उसके रिव्यूज़ तो आप जाके चैनल पे देख ही सकते हैं। इसकी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इंटीरियर्स पूरी तरह से मैच करते हैं बाकी दोनों गाड़ियों के साथ। तो दोस्तों, उस एस्पेक्ट में अगर देखूं तो एक गाड़ी 20 लाख की है, एक गाड़ी 30 लाख की है, ये गाड़ी है 45 लाख रुपए की, और अगर आप इसका 4x2 वर्जन भी लेते हैं तो वो गाड़ी भी आपको लगभग 40-41 लाख रुपए ऑन रोड कॉस्ट करती है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से इंटीरियर पे डेफिनेटली एक रीवर्क किया जाना चाहिए था और एक नया इंटीरियर डिज़ाइन थीम दिया जाना चाहिए था, जिसमें थोड़े और ज़्यादा फीचर्स होते तो और ज़्यादा अप्रिशिएबल बात वो रहने वाली थी। खैर, इंजन के आपको पावर स्पेक्स मैंने ऑन पेपर बता दिए हैं। अब ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी है, तो दोस्तों पावर फिगर्स इतनी बड़ी एसयूवी के हिसाब से ऑन पेपर कम है, बट डीजल गाड़ियाँ ज़्यादातर टॉर्क पे खेलती हैं। टॉर्क फिगर्स हैं इसकी 360 Nm, जबकि इस सेगमेंट की जो किंग है, जो लीडर है, वो आपको 500 Nm का टॉर्क देती है। तो कहीं ना कहीं गैप काफ़ी बड़ा है।
बट ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ये गाड़ी अंडर पावर्ड है। पावर के मामले में ठीक ठाक मैं ऐसे बोलूँगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल ये नहीं है। अब दोस्तों जहाँ पावर का एस्पेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे माइलेज भी एक एस्पेक्ट बन जाता है। और वैसे तो ज़्यादातर लोग जब इस सेगमेंट की गाड़ी कंसिडर करते हैं 40 लाख 50 लाख रुपए की, तो उनके लिए माइलेज एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता है। बट स्टिल आपको बता देता हूँ, तो जितनी भी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में फॉल करती हैं आपको मैक्सिमम 10 12 13 तक की माइलेज दे देती हैं। उससे ज़्यादा माइलेज इन गाड़ियों से एक्सपेक्ट करना भी एक गलत बात हो जाती है। और डेफिनेटली दोस्तों, जब आप एक 50 लाख की गाड़ी देख रहे हो तो यू कांट एक्सपेक्ट कि 20 की माइलेज आपको एक गाड़ी देगी। उसके बाद बात करते हैं तो दोस्तों माइलेज की बात हो गई, इंजन की बात हो गई, ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो दोस्तों टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है। और ज़्यादातर इस सेगमेंट में टॉर्क कन्वर्टर ही कामयाब है, क्योंकि सबसे ओल्ड स्कूल ट्रांसमिशन है। और इसके ओवरऑल रिपेयरिंग की बात करें, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की बात करें, तो आपको वहाँ पे कोई इशू ऐसा नहीं दिखने वाला है जो आपको परेशान करे। अब दोस्तों जब इतनी महंगी गाड़ी लेते हैं तो रिलायबिलिटी डेफिनेटली हमारे मन में हमेशा ही रहती है। और ये गाड़ी भी एक जापानीज़ ब्रांड की है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। उसके बाद दोस्तों गियर शिफ्ट्स की अगर मैं बात करूं तो गियर शिफ्ट्स आपको वैसे तो फील नहीं होंगे, बट आगे अभी मैं बात करने वाला हूं NVH लेवल्स की। तो NVH के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि आपका गियर शिफ्ट हो गया है। अब दोस्तों एक और एस्पेक्ट जो बड़ी गाड़ियों के साथ आपको देखने को मिलता ही है, टर्निंग रेडियस। तो दोस्तों यू टर्न लेके आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों टर्निंग रेडियस कहीं ना कहीं इन गाड़ियों का ज़्यादा ही होता है और उससे कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। प्लस पार्किंग में भी इन गाड़ियों को काफ़ी इशू आता है। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी ईसुज़ू से, जब भी इसका अपग्रेड लॉन्च करें या प्लान करें तो उसमें एटलीस्ट फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स भी होने चाहिए। इसके अंदर रेयर सेंसर्स भी नहीं है, जो आजकल हर गाड़ियों में आ ही रहे हैं, नो मैटर वो कितनी छोटी गाड़ी है। इससे पहले मैंने लास्ट रिव्यू करी थी मारुति सुजुकी की ऑल्टो, उसके अंदर कैमरा नहीं आता है बट सेंसर उस गाड़ी के अंदर भी थे। इस गाड़ी की कॉस्ट में आप 6-7 ऑल्टो खरीद सकते हैं। तो सेंसर एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो शायद इस सेगमेंट ऑफ बायर के ओनर्स को चाहिए ही होगी। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों अब इंजन ट्रांसमिशन पेयरिंग की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल पेयरिंग ठीक ठाक है और काफ़ी टाइम से तीनों ही गाड़ियों के अंदर यही पेयरिंग चल रही है जो ईसुज़ू के पास आती हैं। हालांकि हाईलैंडर आपको ऑटोमेटिक में अवेलेबल नहीं है, मैनुअल के साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करा हुआ है, तो लगभग सिमिलर ही एस्पेक्ट रहेगा। तो अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन या हाईलैंडर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो रिव्यूज़ आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में ईसुज़ू हाईलैंडर के नाम से देखने को मिल जाएंगे। खैर अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि है स्टीयरिंग व्हील। दोस्तों स्टीयरिंग भी एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो नो मैटर कौन सी गाड़ी हम चलाते हैं हमें यूज़ करना ही होता है। तो इसके अंदर आता है दोस्तों हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। वाइडली अगर बात करूं, मास मार्केट में बात करूं, तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आपको टाटा की हैरियर और सफारी में भी देखने को मिलता है। और वहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर्स की एक इच्छा रहती है कि उन्हें एक सॉफ्टवेयर स्टीयरिंग मिले, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मिले और वहीं पे आके रोल प्ले कराए महिंद्रा की XUV 700, महिंद्रा की स्कॉर्पियो N ने। दोस्तों सिटी में जब हम इन गाड़ियों को चलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर स्टीयरिंग की डिमांड हमेशा रहती है, नो मैटर कौन सा बायर है या कौन सा यूज़र है। क्योंकि दोस्तों गाड़ी बड़ी है, थोड़ी रगेड है, 4x4 है, सारी चीज़ें ठीक हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि इस सेगमेंट ऑफ कार्स में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ही बेटर परफॉर्म करता है, बेटर आपको कॉन्फिडेंस देता है। और कहीं ना कहीं जब तक आपको स्टीयरिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो डेली लाइफ यूसेज में आपको गाड़ी में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना शायद आप एक्सपेक्ट करें एक इतना बड़ा अमाउंट लगा के। तो मेरे हिसाब से मैं एज ए यूज़र अगर बताऊं तो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक स्टीयरिंग अच्छा है और थोड़ा सा आपको हार्ड ज़रूर लगेगा, बट धीरे धीरे करके आप अडेप्ट हो जाते हैं इन चीज़ों के साथ, तो यहाँ पे भी आप अडेप्ट हो जाएंगे। बाकी ओवरऑल ग्लॉस्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं फॉर्च्यूनर की, तो फॉर्च्यूनर के अंदर आपको अगेन स्टीयरिंग देखने को मिलता है हाइड्रोलिक, और महिंद्रा की अल्टूरस G4 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। फोर्ड की एंडेवर की बात करें तो वो इंडियन मार्केट में है नहीं, तो उसकी बात अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो कॉम्पिटिटर आप खरीद ही नहीं सकते उसकी क्या ही बात करें। प्लस फीचर्स में देखें, रोड प्रेजेंस में देखें तो एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है एंडेवर और इस गाड़ी के अंदर। प्लस सेल्स फिगर्स में भी जितनी ये गाड़ी शायद नई बिकती है आज की डेट में, उससे ज़्यादा तो फोर्ड एंडेवर सेकेंड हैंड मार्केट में सर्व कर लेती है ब्रांड के एग्जिट करने के बाद भी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है दोस्तों NVH लेवल्स।
तो NVH लेवल से यहाँ मैं थोड़ा सा निराश हुआ इस गाड़ी के साथ। हालांकि सिमिलर इंजन और गियरबॉक्स सेटअप के साथ मैं यूज़ कर चुका हूँ इस सुजुकी वी क्रॉस को, वहाँ पे मेरे को ये शिकायत नहीं थी। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, या तो ये पर्टिकुलर गाड़ी के NVH लेवल्स थोड़े से ज़्यादा हैं, हो सकता है आप जो गाड़ी परचेज़ करें उसमें NVH लेवल्स थोड़े कंट्रोल्ड हो, या फिर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कहीं ना कहीं इसूजू की वी क्रॉस में इंसुलेशन थोड़ी बेहतर हो एज़ कम्पेयर टू इसूजू की MU-X। तो आप दोनों एस्पेक्ट कंसिडरेशन में रख सकते हैं। अब NVH लेवल्स को अगर डिटेल में डिस्क्राइब करूं तो दोस्तों नॉइज़ में आपको इंजन का ग्राउल, इंजन की नॉइज़ यहाँ पे डेफिनेटली सुनने को मिलती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके कॉम्पिटिटर्स में नहीं है। फॉर्च्यूनर की भी अगर बात करें तो काफ़ी बड़े साइज़ का इंजन है उसमें, तो वहाँ पे भी ग्राउल आती है, बट यहाँ केबिन के अंदर ग्राउल थोड़ी ज़्यादा एंटर कर रही है, क्योंकि ये गाड़ी जो मैं पर्टिकुलरली अभी चला रहा हूँ, ये गाड़ी ऑलमोस्ट 6-6.5 किलोमीटर ही चली हुई है। तो इस हिसाब से जज कर रहा हूँ इसे। और महिंद्रा की अल्टूरस G4 मेरे एक फ्रेंड के पास है, मैं रेगुलरली उसे ड्राइव करता हूँ, तो उसके कंपैरिजन में इंजन नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली। अब बात करते हैं विंड नॉइज़ की। तो दोस्तों अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से डिज़ाइन नहीं होती हैं फुल साइज़ SUVs, बट ओवरऑल 100 की स्पीड तक, 120 की स्पीड तक आपको विंड नॉइज़ उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। हल्की सी जो नॉइज़ आती है, ORVMs आप देखेंगे तो बड़े साइज़ के हैं, तो उनसे जो नॉइज़ कटती है, एयर कटती है बेसिकली, वहाँ से एक नॉइज़ डेफिनेटली जनरेट हो जाती है। उसके अलावा बात करते हैं वाइब्रेशन की, तो हल्की फुल्की वाइब्रेशन यहाँ पे ज़रूर है, बट वो भी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि अगेन एक बड़े साइज़ का इंजन यहाँ पे आप चला रहे हैं। हार्शनेस की अगर बात करें तो दोस्तों रिफाइनमेंट के मामले में ठीक है ये इंजन, और वहाँ पे मैं कोई ऐसा पॉइंट हाईलाइट करके आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तो ओवरऑल जब आप एक इतने बड़े साइज़ की गाड़ी चलाते हैं तो नो मैटर आप कौन सी रोड टेरेन्स में हो, आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो 230 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, और ये ग्राउंड क्लियरेंस एम्पल है, सेगमेंट के हिसाब से भी अच्छी है। आपको रफ रोड जाना है, आपको ऑफ रोड जाना है, यहाँ पे 4 हाई या 4 लो का यूज़ करके आप इजीली वहाँ पहुँच सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी कहीं स्ट्रगल करने वाली है। बाकी इसूजू वी क्रॉस के साथ मैंने काफ़ी ऑफ रोड करके देखा, और इसे भी थोड़े से रफ टेरेन्स में चला के देखा है। मुझे ऐसी फीलिंग तो नहीं आई कि ये गाड़ी आपको कहीं पे फंसा देगी। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कैपेबिलिटी हमेशा से होनी चाहिए जब आप एक इतनी बड़ी गाड़ी देख रहे हो। दोस्तों छोटी गाड़ियों में 4x4 थार के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कामयाब है, बहुत ज़्यादा लोगों को इच्छा रहती है, बट इतनी बड़ी गाड़ी अगर आप 4x2 में ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 4x4 कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें गाँव में जाना है या फिर हमें किसी ऐसे टेरेन में जाना है, इवन हाईवेज अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको 4x4 की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं अपना नेक्स्ट एस्पेक्ट की। पावर वगैरह के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। तो एक बार मैं टर्न ले लूँ और खाली रोड पे आपको एक बार पिकअप भी दिखा देता हूँ, और साथ के साथ ब्रेकिंग भी दिखा दूँगा। तो यहाँ आप देखेंगे गाड़ी ऑलमोस्ट 10 की स्पीड पे, और पिकअप और NVH आप देख सकते हैं, ये देखिए 80। और ब्रेकिंग की अगर बात करूं तो दोस्तों ब्रेक बाइट ठीक ठाक है, थोड़ी सी स्पॉन्जीनेस पे लगी मेरे को, बट ओवरऑल रुकने के मामले में आपको कोई ख़ास परेशानी नहीं आने वाली है अगर इन ब्रेक्स की बात करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है सस्पेंशन सेटअप या कंफर्ट का, हम मान सकते हैं। तो ओवरऑल कंफर्ट अगर आपको बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको पहले हाईलाइट करके बताया कि सस्पेंशन सेटअप तो अच्छा है, बट कंफर्ट जो होता है लैडर ऑन फ्रेम गाड़ियों में थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट पे होता है। तो इसका भी एज इट इज़ है जैसी बाकी लैडर ऑन फ्रेम गाड़ियाँ परफॉर्म करती हैं। और ओवरऑल अगर बात करूँ तो हल्की फुल्की बाउंसीनेस आपको यहाँ पे मिलेगी, बट जब गाड़ी फुल लोड के साथ होगी तो वो बाउंसीनेस आपको परेशान नहीं करेगी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मिल जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे रफ रोड आई है, कैमरा में तो डेफिनेटली हल्का फुल्का शेक आपको दिखेगा, बट ओवरऑल अंदर जो अंडुलेशंस की बात करें तो ये पूरी रोड हल्की फुल्की रफ है। तो आप नोट कर सकते हैं कि देखिए कितना क्या एस्पेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। रफ रोड से आप भगा के भी अगर निकालेंगे तो भी आपको उतनी ज़्यादा बाउंसीनेस नहीं मिलेगी, बट हल्के फुल्के बम्प्स पे आपको डेफिनेटली एक एस्पेक्ट ख़राब लगेगा एज़ फार एज कम्फर्ट इज़ रिलेटेड। वो भी उन टारगेट ऑफ सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को लगेगा
जो पहली बार लेडर ऑन फ्रेम गाड़ी चला रहे हैं, उसमें बैठ रहे हैं या फिर उसे यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है हाई स्पीड स्टेबिलिटी और हैंडलिंग का। तो दोस्तों हाई स्पीड स्टेबिलिटी मैंने आपको एक अंदाज़ा पहले ही दे दिया, 100-120 तक की रिकमेंडेड स्पीड्स होती हैं इंडियन मार्केट के अंदर। और वहीं अगर बात करें 100-120 तक ये कैसा परफॉर्म करती है, तो अभी ब्रेकिंग से पहले आपको पिकअप लेके दिखाया था, तो ऑलरेडी मैं 80 तक पहुंच गया था। और अब एक बार कोशिश करता हूँ और ज़्यादा थोड़ी सी स्पीड गेन करने की। तो दोस्तों यहाँ आप नोट कर सकते हैं, नॉइज़ तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल ही जाती है जब आप किसी भी गाड़ी को पंचियर तरीके से चलाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो 80 की बीप आ चुकी है और इस टाइम गाड़ी है 100 पे। तो दोस्तों स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। और ओवरऑल हैंडलिंग की भी अगर बात करता हूँ तो ठीक ठाक हैंडल कर लेती है ये गाड़ी और आपको एज सच कोई परेशानी नहीं आती है। बस आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि एक लैडर ऑन फ्रेम गाड़ी किस तरह से चलती है और कैसा परफॉर्म करती है। उसके बाद दोस्तों लास्ट एस्पेक्ट बॉडी रोल। अब दोस्तों एक एसयूवी पूरे बड़े साइज़ की और वो भी लैडर ऑन फ्रेम चेसी सेटअप के साथ, तो दोस्तों बॉडी रोल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बॉडी रोल इसके अंदर नहीं है या कंट्रोल्ड है, आपको फील ज़रूर होगा, बट ये डिपेंड करता है आपकी आदत के ऊपर, आपकी ड्राइवेबिलिटी के ऊपर कि वो आपको कितना ज़्यादा परेशान करता है। बॉडी रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलता ही मिलता है और ऐसा नहीं है आप उसे किसी भी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओवरऑल क्या वर्डिक्ट है इस गाड़ी का और क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए, तो दोस्तों ब्रांड वैल्यू देखें, प्राइस देखें या नाम देखें, तो उस हिसाब से तो सेगमेंट किंग के बारे में आप जानते हैं। बट दोस्तों कुछ लोगों को चाहिए होती है एक यूनिकनेस, तो जो यूनिकनेस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करा पाएगी शायद ही कोई और गाड़ी प्रोवाइड करा पाए। मेरे हिसाब से इस गाड़ी पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट्स आपको रनिंग मिल जाएंगे और अगर ऑफिशियल कंपनी स्कीम नहीं भी है तो डीलर लेवल पे अगर आप नेगोशिएट करेंगे तो आप अच्छे खासे डिस्काउंट्स पा सकते हैं। या फिर अब जैसे ईयर चेंज होने वाला है तो आप ईयर चेंज पे भी एक अच्छी डील उठा सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी बार्गेनिंग स्किल्स डेफिनेटली काम आएंगी और आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि ओवरऑल मेरे हिसाब से जो वर्डिक्ट है वो ये है कि ईसुज़ू की गाड़ियों में अगर आप पिकअप ट्रक्स पे ध्यान दें तो वो शायद एक बेहतर डील रहने वाली है, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर देखें, प्राइस सेगमेंट की अगर बात करता हूँ तो टोयोटा ने कुछ ही टाइम पहले अपनी हाइलक्स लॉन्च करी है और वो भी एक पिकअप ट्रक सेगमेंट की कार है। प्लस फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर वगैरह, इन गाड़ियों के नाम ही ऐसे हैं, प्लस हर गाड़ी एक अलग सेगमेंट ऑफ बायर्स के लिए टारगेट करी गई है। तो ये गाड़ी ओवरऑल फुल प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है और कहीं आपको इस गाड़ी का बेस देखने को नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, होप करता हूँ ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल गया होगा गाड़ी के बारे में और कुछ चीज़ें जो मैंने समझाना चाहा था वो आपको समझ आ गई होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।